नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनकी परतें खोलेंगे। हमारे पास इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर ओवरहॉल लेख के कुछ कुछ अहम हिस्से हैं, इनसे समझने में मदद मिलेगी। जी हाँ। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हमें ये समझना है कि वही ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, मतलब इनकी जड़ें कहाँ हैं, कौन से कानून हैं जिन्हें बदलने की बात चल रही है, हाँ, और सबसे जरूरी कि इन सब का भारत की ऊर्जा जरूरतों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर कोयले से हटकर जो हम सोच रहे हैं उस पर, और दुनिया के साथ हमारे जो परमाणु रिश्ते हैं उन पर। बिल्कुल। और स्रोत ये साफ बता रहे हैं कि भारत को बेस लोड बिजली, मतलब वो बिजली जो लगातार मिले, उसकी कितनी सख्त जरूरत है। खासकर तब जब ये सोलर और विंड वाली रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा तो मिलती नहीं। तो क्या परमाणु ऊर्जा ही वो जवाब है जिसकी हमें तलाश है? और सरकार इसे हकीकत बनाने के लिए कौन से बड़े दांव खेल रही है? एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसों का इंतजाम करना, मतलब कैपिटल जुटाना, वो टेक्नोलॉजी हासिल करने से भी बड़ी चुनौती बन गया है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है, और शायद यही इन सारे बदलावों की धुरी भी है। इस पर आगे हम जरूर बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि सरकार 2 मुख्य कानूनों में बदलाव लाने की तैयारी में है, शायद इसी विंटर सेशन में। इतनी जल्दी क्यों है? क्या क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, 2 मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। पहली तो सीधी सी जरूरत है बेस लोड पावर की। अब कोयले वाले प्लांट तो धीरे धीरे कम करने ही हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आपने कहा सोलर या विंड, वो तो मौसम पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। तो ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ऐसे स्रोत चाहिए जो 24 घंटे बिजली दे सके, और परमाणु ऊर्जा ये काम कर सकती है। और दूसरी वजह आपने कहा था वो शायद ज्यादा अहम हो सकती है। हाँ, दूसरी वजह जुड़ी है पैसों से। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कवायद, मतलब बाहरी देशों से जो मदद लेने की कोशिश है, वो तकनीक से ज्यादा कैपिटल जुटाने पर है। अच्छा। जी, स्रोत इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड्स, मतलब बड़े सरकारी निवेश कोष, वो भारत के परमाणु विस्तार में पैसा लगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसमें ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआरस बनाने की पूरी सप्लाई चेन भी शामिल है। ये बात दिलचस्प है कि पूंजी को तकनीक से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। क्या क्या इसका मतलब ये भी है कि भारत अपनी जो मौजूदा पीएचडब्ल्यूआर तकनीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाली, उसके सारे तेजी से आगे बढ़ने में कुछ सीमाएं महसूस कर रहे हैं, शायद उसके फ्यूल साइकिल या बड़े पैमाने पर बनाने की मुश्किलों के कारण? ये एक संभव वजह हो सकती है। देखिए, पीएचडब्ल्यूआर हमारी अपनी तकनीक है, अच्छी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर शायद इसका विस्तार उतनी तेजी से न हो पाए जितनी हमें जरूरत है। और परमाणु ऊर्जा में बहुत भारी निवेश लगता है, तो लगता है सरकार ये मान रही है कि पहले पैसों का इंतजाम करना ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर सही तकनीक के साथ आगे बढ़ा जा सके, चाहे वो अपनी हो या फिर बाहर से लानी पड़े। समझ गया। तो अगर पैसा इतना जरूरी है, तो फिर ये कानूनी अड़चनें कैसे हटाई जा रही हैं? कौन से कानून हैं जिन पर नजर है? हाँ, तो पहला बड़ा बदलाव जो सोचा जा रहा है वो है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में, मतलब CLNDA में। ओके। ये कानून तय करता है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए तो मुआवजा कौन देगा और किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी। अब विदेशी कंपनियां जैसे अमेरिका की वेस्टिंग हाउस है या फ्रांस की EDF, हाँ। वो इसे लेकर हमेशा से थोड़ी थोड़ी आशंकित रही हैं। उन्हें किस बात का डर है इसमें? इसमें एक क्लॉज है राइट ऑफ रिकोर्स का। आसान भाषा में कहूँ तो अगर कोई हादसा होता है तो प्लांट चलाने वाली सरकारी कंपनी, जैसे अपनी NPCIL है, हाँ। वो पहले मुआवजा देगी, लेकिन बाद में वो पैसा या उसका हिस्सा उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी से वसूल सकती है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब विदेशी सप्लायर्स को ये डर है कि सालों बाद भी किसी दुर्घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है, और इसीलिए वो पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर उनके लिए एक बड़ी रुकावट रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए अब सूत्र बता रहे हैं कि सरकार उनकी चिंताएं दूर करने के तरीके ढूंढ रही है। जैसे मुआवजे की एक ऊपरी सीमा तय कर दी जाए, या फिर एक सरकारी फंड बनाया जाए जो ऐसी किसी स्थिति में एक तरह से ढाल का काम करे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस राइट ऑफ रिकोर्स को कमजोर करने से कहीं सुरक्षा मानकों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? खैर, स्रोत इस पर अभी कुछ कहते नहीं है, पर यह एक सोचने वाली बात जरूर है। हाँ,
ये संतुलन साधना तो बहुत जरूरी होगा। और दूसरा कौन सा कानून है जिसमें बदलाव की बात है? दूसरा अहम बदलाव है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में। इसका मकसद है प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना, मतलब परमाणु बिजली घर चलाने में। प्राइवेट कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा में? जी हाँ। प्रस्ताव ये है कि निजी कंपनियां आने वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में 49% तक हिस्सेदारी, मतलब इक्विटी, खरीद सकें। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम लगता है। भारत में तो परमाणु ऊर्जा अब तक लगभग पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में रही है। हाँ, निश्चित तौर पर इसे एक बड़े सुधार की तरह देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ देश की अपनी प्राइवेट कंपनियों को मौका मिलेगा, हाँ, बल्कि विदेशी कंपनियां भी इन प्रोजेक्ट्स में सीधे पैसा लगा सकेंगे। उम्मीद यही है कि इससे प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे। अच्छा। और इससे करीब 20 साल पहले जो भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, हाँ, उसको असल में जमीन पर उतारने, मतलब उसे व्यावसायिक रूप देने की कोशिश भी माना जा रहा है। और जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, भारत शायद इसे अमेरिका के साथ जो बड़ी ट्रेड बातचीत चल रही है, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह भी पेश करना चाहता हो। समझ गया। तो कानूनी बदलावों से निवेश का रास्ता साफ करने की कोशिश है। अब जरा उस तकनीक की बात करते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये क्या है चीज और क्यों अचानक इतने अहम हो गए? हाँ, SMRs असल में ये नई पीढ़ी के छोटे परमाणु रिएक्टर हैं। इनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी जो पारंपरिक बड़े रिएक्टर होते हैं उनसे कम होती है, करीब 1/3 मान लीजिए। लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा मात्रा में बिजली बना सकते हैं, और वो भी बिना कार्बन एमिशन के। इसीलिए इन्हें उद्योगों को कोयले से हटाने, मतलब डीकार्बनाइजेशन के लिए बहुत कारगर माना जा रहा है। और बेस लोड पावर के लिहाज से, मतलब लगातार बिजली देने की क्षमता? हाँ, वही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। SMRs लगातार बिजली दे सकते हैं, दिन हो या रात, हवा चले या ना चले। ये ग्रिड को स्थिरता देते हैं। और ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई तो घटती बढ़ती रहती है ना। तो ये कोयले का एक साफ सुथरा विकल्प है बेस लोड पावर के लिए। ये बात तो वाकई गौर करने वाली है। स्रोत भी बताते हैं कि भारत में पिछले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी तो खूब तेजी से बढ़ी है, पर बिजली स्टोर करने के सिस्टम, मतलब बैटरी वगैरह, वो उतनी तेजी से नहीं लग पाए। सही कहा। नतीजा ये कि ग्रिड में अस्थिरता आ जाती है। ऊपर से कोयले वाले नए प्लांट भी अब कम लग रहे हैं। तो क्या SMR से इस खाली जगह को भरने के लिए आ रहे हैं? लगता तो बिल्कुल यही है। देखिए, ग्रिड चलाने वालों के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। उन्हें ऐसे पावर सोर्स चाहिए जो भरोसेमंद हो, लगातार चलते रहें। तो SMRs इसी जरूरत को पूरा करने का एक आधुनिक और कार्बन मुक्त जरिया माने जा रहे हैं। तो भारत SMRs को लेकर जमीन पर क्या कर रहा है? स्रोत में भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जिक्र है, BSMRs। ये क्या है? हाँ, तो भारत सरकार भी SMR तकनीक पर काफी ध्यान दे रही है। इसी दिशा में जो हमारी सरकारी कंपनी है NPCIL, उसने मार्च 2024 में अपने ही देश में बने रिएक्टरों के एक छोटे संस्करण के लिए टेंडर निकाला है। अच्छा। इन्हें ही भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या BSMR कहा जा रहा है। अच्छा, तो क्या प्राइवेट सेक्टर इसमें दिलचस्पी ले रहा है? हाँ, काफी उत्साह दिख रहा है। स्रोत बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अदानी पावर ऐसी देश की 6 बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने इन BSMR प्रोजेक्ट्स को लगाने में बाकायदा रुचि दिखाई है। 6 कंपनियां? जी, इनमें हिंडाल्को, JSW एनर्जी और जिंदल स्टील एंड पावर भी शामिल है। और करीब 16 जगहों की पहचान भी हो चुकी है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां इसमें जुड़ेंगी कैसे? क्या वो इन रिएक्टरों के मालिक होंगी? ये मॉडल थोड़ा समझाएंगी। ये मॉडल काफी अनोखा है और थोड़ा पेचीदा भी कह सकती हूँ। स्रोत के मुताबिक प्रोजेक्ट का सारा पैसा, मतलब जमीन से लेकर रिएक्टर बनाने तक का पूरा खर्च, वो निजी कंपनी उठाएगी। पूरा खर्च? जी हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, NPCIL इस प्रोजेक्ट पर जो भी खर्च करेगी, चाहे वो शुरुआती तैयारी का हो या फिर सालों बाद प्लांट बंद करने का खर्च, वो सब भी निजी कंपनी को ही देना होगा। अच्छा, इतना सब करने के बदले में उन्हें क्या मिलेगा? बदले में निजी कंपनी को उस प्लांट से बनने वाली सारी बिजली अपने इस्तेमाल के लिए मिलेगी, जिसे कैप्टिव यूज कहते हैं। मतलब वो अपनी फैक्ट्री या रिफाइनरी या स्टील प्लांट चलाने के लिए उस बिजली का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, कि रिएक्टर चलाने का कंट्रोल, मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल और उसकी मिल्कियत यानी एसेट ओनरशिप, वो NPCIL के पास ही रहेगी। ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब सारा पैसा और सारा जोखिम प्राइवेट कंपनी का, लेकिन कंट्रोल और मालिकाना हक सरकारी कंपनी का।
NPCIL का, क्या इस मॉडल पर सवाल भी उठे? हाँ, बिल्कुल उठे हैं। स्रोत बताते हैं कि कुछ कंपनियों ने जिन्होंने बोली लगाने में रुचि दिखाई है, NPCIL के इस प्रस्ताव पर कई सवाल उठाए हैं। अच्छा। खासकर मालिकाना हक को लेकर, लगने वाले शुल्कों को लेकर और संचालन के तरीकों को लेकर। उन्हें चिंता है कि इन शर्तों के साथ क्या ये प्रोजेक्ट लंबे समय में उनके लिए फायदेमंद, मतलब वायबल साबित होंगे भी या नहीं। हाँ, ये चिंता तो वाजिब लगती है। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, एक तरफ कानूनों में बदलाव ताकि पैसा आ सके, दूसरी तरफ ये SMRs, खासकर BSMRs पर जोर, क्या ये भारत की जो पुरानी परमाणु तकनीक है उससे थोड़ी दूरी बनाने का भी संकेत है? हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। देखिए, भारत की जो महारत रही है वो मुख्य रूप से PHWR तकनीक में रही है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें भारी पानी और प्राकृतिक यूरेनियम इस्तेमाल होता है। ये हमारी अपनी तकनीक है। सही। लेकिन दुनिया में अब दबदबा है लाइट वाटर रिएक्टर्स का, यानी LWRs का, जिन्हें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स PWRs भी कहते हैं। इनमें सामान्य पानी इस्तेमाल होता है और अमेरिका, रूस, फ्रांस ये सब इस LWR तकनीक में आगे हैं। तो क्या SMRs हमें दुनिया के ज्यादा करीब ला रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में? काफी हद तक। ज्यादातर जो SMR डिजाइन है वो LWR तकनीक पर ही आधारित है या उसी से मिलते जुलते हैं। इसलिए SMRs पर जोर देना और कानूनों में बदलाव करके विदेशी कंपनियों और निवेशकों को लाना, ये भारत को दुनिया के परमाणु बाजार और तकनीक के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने का एक रास्ता खोल सकता है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सब भारत अमेरिका परमाणु समझौते को जमीन पर उतारने और दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें और गहरा करने की बड़ी तस्वीर का भी हिस्सा लगता है। हाँ, अब ये पूरी तस्वीर ज्यादा साफ नजर आ रही है। चलिए, आज की इस चर्चा के सबसे अहम मुद्दे थे, जो मुख्य बातें थी, उन्हें एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जरूर। तो हमने देखा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड की स्थिरता और भारी पूंजी की जरूरत को देखते हुए अपने परमाणु कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रहा है। CLND और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव का मकसद है निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना, खासकर विदेशी सप्लायर्स की वो देनदारी वाली चिंताओं को कम करके। और निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी देकर। और इस नई रणनीति के केंद्र में हैं SMRs, खासकर भारत में बनने वाले BSMRs, जिन्हें बेस लोड पावर के एक अहम और साफ सुथरे स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है। और बड़ी निजी कंपनियों ने इनमें काफी रुचि भी दिखाई है। जी हाँ, लेकिन हमने ये भी नोट किया कि BSMRs के लिए जो निजी भागीदारी का मॉडल पेश किया गया है वो काफी अनोखा है। हाँ, वो सारा खर्च निजी कंपनी का, पर नियंत्रण और मालिकाना हक NPCIL का। और इस मॉडल के लंबे समय तक चलने और फायदेमंद होने पर कुछ सवाल जरूर उठाए गए हैं। बिल्कुल। और यहीं से हमारा आज का आखिरी विचारोत्तेजक सवाल निकलता है। जैसा हमने समझा, निजी कंपनियां BSMRs में अरबों का निवेश करेंगी, NPCIL के सारे खर्चे भी उठाएंगी, लेकिन प्लांट चलाएंगी और उसकी मालिक NPCIL ही रहेगी। ये देखते हुए क्या ये मॉडल वाकई निजी क्षेत्र को लंबे समय तक आकर्षित कर पाएगा, खासकर तब जब उन्होंने खुद इसकी व्यावहारिकता, इसकी वायबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। ये जो नाजुक संतुलन है, क्या ये साधा जा सकेगा? इस पर यकीनन आगे भी नजर रखनी होगी।